हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, जो मैंने आज ये वीडियो बनाई है, इस वीडियो का जो क्वेश्चन है ये असाइनमेंट से रिलेटेड है। और जो एक क्वेश्चन है ये आपके पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में भी आ रखा है और पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम में भी आ रखा है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत के उदारवादी दृष्टिकोण, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। और प्रोग्राम वालों में भी है, बीए प्रोग्राम में है, उसमें भी ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसकी प्रासंगिकता बताइए। और ये आपका जो है ये इंट्रोड्यूस टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये इसमें दिया गया है। तो देखिए, ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है दोनों ही पर्पज़ से है कि जो ऑनर्स वाले हैं और जो प्रोग्राम वाले हैं वो दोनों ही इस वीडियो को देख सकें। जो ऑनर्स वाले हैं वो इसमें उदारवादी दृष्टिकोण भी उन्होंने पूछा गया है, तो वो भी पॉइंट पूरा लिखे, मतलब पूरी वीडियो उन्हों के लिए। परंतु जो प्रोग्राम वाले हैं वो खाली उदारवादी दृष्टिकोण ना लिखें उसमें, और बाकी पूरी वीडियो वो भी लिखें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत से क्या अभिप्राय है वो हम इसमें जानेंगे। राजनीतिक क्या होती है और उदारवादी दृष्टिकोण क्या होते हैं, और इसमें बहुत सारे विचारकों ने क्या क्या अपने मत दिए हैं, उन सभी चीज़ों की हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोलते जो राजनीतिक सिद्धांत है वो एक प्राचीन विषय है, बहुत पुराना विषय है, परंतु इस पे जो विचारक है उनका एक मत नहीं है। वो अलग अलग धारणा रखते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं और अलग अलग अपने मतों को प्रस्तुत करते हैं, परंतु है तो ये बहुत पुराना ही। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। पूरे जब जब राजनीतिक मुद्दे उभरते हैं तब तब राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। देखिए, जब जब राजनीतिक सिद्धांत के मुद्दे उठेंगे, जब जब राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात होने लग जाएगी, तो उसके अध्ययन करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। देखिए, मुद्दे किस प्रकार के बता रहा है, जैसे कि सरकार के, राज्य के, सत्ता के, गठबंधन के, गठन के, संस्थाओं के, ये सब जो मुद्दे हैं ये राजनीतिक में आते हैं। और जब जब इनों के ऊपर कोई भी मुद्दा उठता है, कोई भी बात होती है, तो आपको राजनीतिक अध्ययन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। पूरे जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक मुद्दों से एक संबंधित ज्ञान है। देखिए, जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक मुद्दों का ही एक पार्ट है, ये समझ लीजिए, या फिर उससे ही संबंधित है, अलग नहीं है किसी भी प्रकार से। देखिए, क्या बता रहे हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो सार्वजनिक जीवन के राजनीतिक प्रबंध का दूसरा ही नाम है। देखिए, जो राजनीतिक सिद्धांत है वो सार्वजनिक जो जीवन होता है इंसान का, जिसमें वो राजनीतिक में पार्टिसिपेट करता है, वो उसी का एक दूसरे नाम से भी उसको कहा जा सकता है। देखिए, अब ये बता रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सिद्धांत का अर्थ क्या है, सिद्धांत क्या होता है। तो चलिए आगे हम यही देखेंगे कि सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत का शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ऊपर यहाँ हेडिंग डाल के सिद्धांत शब्द। तो देखिए, सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति कब हुई। सिद्धांत शब्द की जो उत्पत्ति है वो यूनानी शब्द थ्योरियो से हुई है। ठीक है, जिसकी आपको पता ही है कि पॉलिटिकल साइंस थ्योरी बोलते हैं ना, थ्योरी। तो जो सिद्धांत शब्द है उसका मतलब थ्योरी होता है इंग्लिश में, और यूनानी शब्द है वैसे थ्योरियो। तो ये बोल रहे थ्योरियो का अर्थ होता है मनन की अवस्था या चिंतन की अवस्था। किसी चीज़ पे जब आप मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सोच विचार करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो उसको ही सिद्धांत बोलते हैं। जो राजनीतिक पे मनन करना, उसके ऊपर सर्च करना या सोचना, तो ये उसके ऊपर है, सिद्धांत वर्ड वहाँ से आया है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। अब देखिए, आगे वही बात बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताई कि मनन का मतलब ये बता रहे हैं कि जब किसी भी शब्द पे आप सोच विचार करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, तो उसको मनन की स्थिति कहते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। किसी भी शब्द की या किसी भी चीज़ की जब वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो उसको मनन की स्थिति कहते हैं। देखिए, आगे क्या बता रहे हैं कि बोरे के जो सिद्धांत का अर्थ है किसी भी विचार की व्याख्या, जबकि व्यापक अर्थ में इसके अर्थ एक विचारक अथवा किसी संकल्पना का समस्त चिंतन। बोल रहे कि वैसे तो इसका वर्ड हम बोल सकते हैं कि किसी चीज़ की व्याख्या करना है, विचार करना है, परंतु इसका जो पूरा अर्थ अगर हम देखें, इसका जो सही से व्यापक अर्थ देखें, तो इसका मतलब है विचार और किसी के ऊपर चिंतन करना। तो यही मैंने आपको सिद्धांत के बारे में बता दिया है कि सिद्धांत में क्या क्या मतलब कि सिद्धांत का मतलब क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि सिद्धांत के ऊपर सबकी अलग अलग राय रही है, उनों की विशेषताएं हम पढ़ेंगे, किसने क्या विशेषता दी है, कि इसका मतलब क्या होता है, वो हम अब आगे पढ़ेंगे।
देखिए आगे फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं, और ये जो सिद्धांत है वह व्यवहार से ही बनता है। देखिए सिद्धांत जो है वो इंसान के व्यवहार या जो भी व्यवहार से बनता है, परंतु ये बोलते हैं कि उसमें मनन का गुण होना आवश्यक है। देखिए व्यवहार से तो सिद्धांत बनता है, ये तो हम मानते हैं, परंतु अगर में उसमें मनन का, चिंतन का गुण नहीं है तो वह नहीं बन सकता। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि व्यवहार सिद्धांत के आधार की भूमिका होती है। देखिए जो व्यवहार होता है वो सिद्धांत का एक आधार रखती है, आधार की भूमिका होती है, क्योंकि वो उसी से बनता है। परंतु जो व्यवहार है वो कभी भी सिद्धांत का स्थान नहीं ले सकती है, वो सिद्धांत की जगह पे नहीं आ सकती है। आगे देखिए सेकंड पॉइंट में क्या बता रहे हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लिखा गया है कि देखिए इसमें बताया गया है कि जो सिद्धांत है मात्र व्याख्या नहीं है। देखिए आगे क्या बोलते हैं कि जो सिद्धांत है मात्र व्याख्या का नाम नहीं है। देखिए जो सिद्धांत जो है उस जो सिद्धांत है वो खाली व्याख्या नहीं करता किसी चीज़ की। जो सिद्धांत का शब्द है वो मात्र जो होता है वो व्याख्या का ही नाम नहीं है, क्योंकि व्याख्या जो होती है वो मनन और सोचने का अंश होती है, परंतु जो सिद्धांत है वो उससे काफ़ी बहुत बड़ा और बहुत बड़े स्थान पे विराजमान, मतलब बहुत ऊंचे स्थान पे है। क्योंकि व्याख्या एक छोटी चीज़ है, किसी चीज़ की व्याख्या करना, परंतु जो सिद्धांत है वो बहुत बड़ी बात है और बहुत अलग चीज़ है उससे, है ना। तो ये वही इसमें बताता है कि व्याख्या अलग है, सिद्धांत। देखिए व्याख्या सिद्धांत का ही एक पार्ट है, परंतु सिद्धांत नहीं कह सकते हम उसको पूरा, है ना। आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है। अब देखिए आगे बता रहे कि सिद्धांत संकल्पना, मतलब जो हम कल्पना करते हैं वो भी नहीं है, क्योंकि जो कल्पना होती है हमारी ना वो पूर्ण सत्य नहीं होती है ना, सत्य पे आधारित नहीं होती, ना निश्चित होती है। तो सिद्धांत उससे भी अलग है, उससे भी बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जो सिद्धांत है वो सत्य पे निश्चित है, मतलब सत्य पे आधारित होता है सिद्धांत। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए अब बताया जो सिद्धांत है वो पूर्ण तरह से दर्शन भी नहीं है, क्योंकि जो सिद्धांत है वो एक दर्शन का एक भाग है खाली, वो पूरी तरह से कोई दर्शन भी नहीं है। क्योंकि जो सिद्धांत है वो दर्शन की कुछ बातों से ही संबंधित है खाली, कि दर्शन की जो बातें होती है, दार्शनिक जो होती है कुछ बातें होती है, वो उससे थोड़ा सा संबंधित है, पूर्ण रूप से वो भी नहीं है। बोले जो सिद्धांत है वो दर्शन का एक अंश मात्र है, खाली एक उसका अंश है, एक उसका विचार है, ये हम कह सकते हैं। देखिए बोले सिद्धांत में मात्र मनन नहीं होता, उसमें विवेक की भी बात होती है। देखिए मनन वो होता है जो हम सोचते हैं खाली, है ना, कल्पना करते हैं, पर विवेक वो होता है जिसमें तथ्यपूर्ण कोई जानकारी होती है, कोई सत्य होता है, तो विवेक से पूर्ण है ये, मतलब विवेक से भरा पड़ा है, ठीक है, विवेक का नाम है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बोलते हैं कि उसका विज्ञान से संबंध है। किससे संबंध है? विज्ञान से, परंतु आप वैसा विज्ञान ना समझे इसको, बस इसमें यही इसके पॉइंट हैं सिद्धांत के बारे में, कि सिद्धांत आगे बताता है कि सिद्धांत जो है विवेक से है संबंधित, वैज्ञानिक है, ठीक है, ये सब चीज़ें बता रहे हैं। ये तो हमने इसका पढ़ा कि सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अभी हमने सिद्धांत का पढ़ा, अब राजनीतिक सिद्धांत का पूरे का अर्थ हम जानेंगे क्या होता है। देखिए वो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक से संबंधित सिद्धांत है। देखिए जो राजनीतिक शब्द है वो राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। आगे क्या बता रहे हैं, राजनीतिक के विज्ञान व उसके दर्शन से है, मतलब कि जो राजनीतिक शब्द है वो राजनीतिक सिद्धांत जो शब्द है वो उसके राजनीतिक के विज्ञान और उससे दर्शन से ही संबंधित है। आगे क्या बता रहे हैं, बोले स्वयं में राजनीतिक जो शब्द है वो अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत व्यापक है। अगर इसमें, क्योंकि हम अभी राजनीतिक के बारे में थोड़ा बता रहे हैं उसमें, कि जो राजनीतिक है वो राजनीतिक में ही एक विज्ञान और उसके दर्शन के रूप में है। फिर बोलते हैं कि जो राजनीतिक शब्द हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा व्यापक और बहुत ज़्यादा बड़ा है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं इसमें। अब देखिए इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। इसमें राजनीतिक संस्थाएं आती हैं, उसकी संरचनाएं आती हैं, उसकी कार्यप्रणाली आती हैं, उसके अंग आते हैं और उसके लक्षण आते हैं, और उसकी कानूनी बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, ये सब इसमें सम्मिलित है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोल रहे कि जो राजनीतिक सिद्धांत है इसमें सभी अध्ययन के पहलू होते हैं, सभी पहलुओं के अध्ययन किए जाते हैं, ठीक है, और व्यवहार का भी विषय होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें हम कुछ विशेषता पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होते हैं और उसकी कुछ विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे हम। तो चलिए देखिए क्या है पहला पॉइंट में। देखिए पहला जो पॉइंट है उसमें जो पहले विचारक है उनका नाम है सेवाइन है।
उन्हों का नीचे जो नाम मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, उसके जब एंड में देखोगे तो एक नाम लिखा हुआ है के बाद डैश करके, वो उसके मतलब कि उन्होंने ये विशेषता दी है, सेवाइन नाम है इन्हों का। और देखिए ये इसमें क्या बताते हैं, ये बोलते हैं कि जो व्यापक तौर पे अगर हम देखें तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ जो है वो राजनीतिक से संबंधित अथवा उससे प्रासंगिक है। ठीक है, मतलब कि जो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है वो राजनीति से ही संबंधित है और तथा उसके प्रासंगिक जो होते हैं वो हैं। आगे बता रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है, जो इसका अर्थ है वो उन सभी राजनीतिक समस्याओं की विविधता जांच से है, मतलब कि जो राजनीति की समस्या होती है उसकी जो जांच करते हैं उन सब से है इसका अर्थ। तो ये सेवाइन बताते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे बलहम जो है वो इसकी दूसरे की विशेषता देते हैं, वो देखिए क्या बताते हैं इसके अंदर। देखिए जो बलहम है ये बोलते कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीति की विषय वस्तुओं की व्याख्या है, मतलब कि राजनीति की जो विषय वस्तु हैं, जो भी उसके अंदर चीज़ें होती हैं उन सब की व्याख्या है। उसके बाद बोलते हैं कि संसार में जो भी चीज़ें होती हैं, संसार को अगर आप समझना चाहते हैं राजनीतिक तरीके से तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, राजनीति को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संसार में जो भी चीज़ें होती है वो राजनीति के अंडर में ही होती है, ऐसा कहना चाहते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि संसार में अगर कोई भी घटना घटती है, देखिए जो बलहम है ये यही बताते हैं कि राजनीतिक जो अगर आपको राजनीतिक का अध्ययन करना है, अगर देखिए राजनीतिक के बारे में आपको पता नहीं होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कोई घटना कहीं घटी है, वो किस प्रकार की है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्यों घटी है, ये सब चीज़ें राजनीतिक के अंदर भी आती हैं और भविष्य में इसके बारे में क्या होगा ये भी इसमें हमें पता चलता है। आगे देखिए आगे जो एंड्रे हेकर है उन्होंने क्या बोला है इसमें, देखिए बोले राजनीतिक जो सिद्धांत है वो अच्छे राज्य और अच्छे समाज के संबंधित नियमों को मतलब कि तलाशता है या फिर पक्षपात बताता है कि डिफरेंट बताता है उसमें, ठीक है, और उसकी तलाश भी एक और करता है। तो यही इसमें बता रहा है। और दूसरी ओर बता रहे हैं कि सामाजिक जो व्यवस्था होती है उससे संबंधित ज्ञान की खोज करता है। ठीक है, इसमें बता रहा अच्छे बुरे समाज के बारे में बताता है, उसकी खोज करता है, ठीक है, और उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है, ये इसमें बता रहे हैं। अब बता रहे हैं हेल्ड जो होते हैं, हेल्ड जो विचारक हैं उन्होंने क्या विशेषता दी है इसके ऊपर। देखिए हेलन जो है वो बताते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है उसके अंदर सारे विषय आते हैं, जैसे कि सरकार, राज्य की समाज, ठीक है, और मुख्य विशेषताओं की प्रकृति, उद्देश्यों के बारे में बताया जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत में आपकी सरकार होगी, आपके सिद्धांत हो गए, मतलब कि आपके जो भी है ये जो जिसमें राज्य सरकार ये सब आती है, उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, उन सब के उद्देश्य होते हैं, प्रकृति होती है, ये सब जो है हेल्ड जो है ये बताते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित उपयुक्त परिभाषाओं के प्रकाश में अर्थ निम्नलिखित पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। देखिए अब इसमें ये बताया कि राजनीतिक सिद्धांत से थोड़ी परिभाषाएं और हैं, ये परिभाषा नहीं है, थोड़े मतलब बताया गया कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, उससे मतलब है। तो देखिए पॉइंट वाइज आप लिखे हैं। देखिए पहले पॉइंट में बताया गया कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो पूरे राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित देखिए इस प्रकार से जो नागरिक के राजनीतिक जीवन, उसके राजनीतिक व्यवहार, उसके राजनीतिक विचार, ठीक है, ये सब इसके बारे में उसका अध्ययन करने को ये बोल रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। अब बोल रहे कि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो किसी भी राजनीतिक के मुद्दे अथवा उसके अध्ययन की पद्धति अपनाता है। ठीक है, उसके तीसरे पॉइंट में देखिए क्या कह रहे हैं। अब देखिए बोल रहे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ तो हमने पढ़ लिया, परंतु ये बोल रहे कि राजनीतिक सिद्धांत है वो इनों से भी संबंधित है, जैसे कि आपका आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण, ऐतिहासिक, नैतिक, इन सबसे बोल रहे हैं, इन सबके पहलुओं भी मतलब कि राजनीतिक इन सबसे प्रभावित होता है। तो ये बता रहे हैं फोर्थ में। अब फोर्थ में देखिए क्या बता रहे हैं। पूरे राजनीतिक सिद्धांत जो है वो अच्छे लक्ष्य, अच्छे समाज, अच्छे सरकार की स्थापना का गठन करता है, मतलब कि उसका गठन करते हैं। और बोले कि जो भी आपकी संस्थाएं होती हैं उनकी जो भी प्रक्रिया होती है, संरचना होती है, उन सबको भी उनकी ऐतिहासिक के बारे में बताता है, उन सबको भी बताता है, उन सबका निर्माण करते हैं। ये सब इसमें बताया गया आगे। अब देखिए ये सब तो हो गया आपके राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, राजनीतिक क्या होती है, उसकी प्रासंगिकता क्या होती है, ये सब पूरा आपका हो गया। जब आप वाला क्वेश्चन लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसकी प्रासंगिकता, तो आप यहाँ तक लिखेंगे। परंतु जब आप
वो दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे जो ऑनर्स का है, उसमें ये बताएगा कि उसके उदारवादी दृष्टिकोण भी बताने हैं। तो अब आप उदारवादी दृष्टिकोण खाली वही लिखेंगे जिनके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ से आपके उदारवादी दृष्टिकोण स्टार्ट होते हैं। तो देखिए उदारवादी दृष्टिकोण, आप चाहे तो जो राजनीतिक सिद्धांत, अब जिनों की में उदारवादी दृष्टिकोण पूछा गया है तो शायद उनों के लिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो, तो आप चाहो तो जो मैंने सिद्धांत के बारे में अभी तक सब बताया, राजनीतिक सिद्धांत, उसमें मैंने इतने सारे जो पॉइंट इंक्लूड किए, आप उसमें से कुछ पॉइंट को हटा भी सकते हैं। देखिए तो आप उसमें से कुछ पॉइंट को हटा भी सकते हैं, जिसके 3-3 पॉइंट आप लिख लीजिए, 4-4 लिख लीजिए, क्योंकि उसमें 4-5 ऐसे पॉइंट है ऊपर नीचे, तो आप उसको हटा सकते हैं। और क्योंकि आपका जो उदारवादी दृष्टिकोण है फिर ये और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, नहीं तो इसमें भी क्योंकि मैंने बहुत से पॉइंट इंक्लूड कर रखे हैं। तो चलिए अब हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो उदारवादी दृष्टिकोण क्या होते हैं, तो देखिए बता रहे हैं कि उदारवादी दृष्टिकोण में हम सबसे पहले किसको हम मान सकते हैं इसका जनक, बोले जॉन लॉक जो हैं, बोरे 1632 से 1704 में आधुनिक उदारवाद का जन्मदाता माना जाता है। देखिए उदारवादी की अगर आप बात करते हैं तो उसका जन्मदाता जॉन लॉक को माना जाता है, जो 1632 से 1604 तक थे। ठीक है, उसके बाद ये क्या बता रहे हैं, देखिए बता रहे कि जो उदारवादी दृष्टिकोण है और जो इन्होंने किस बारे में चर्चा की है, देखिए उनने व्यक्तियों के अधिकार, उनकी जो स्वतंत्रता होती है, सरकार में सीमित कार्य क्षेत्र, इन सब में समर्थन करते हैं। वो जो लोगों के अधिकार हैं, उनकी स्वतंत्रता, वो इसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और सरकार को सीमित कार्य, मतलब सीमित तक रहना चाहिए, उसमें ज़्यादा वो बातें करते हैं सब चीज़ों की, या समर्थन देते हैं। आगे देखिए वो क्या बताते हैं, बोलते हैं कि जो लॉक की व्याख्या, अगर आप लॉक की व्यवस्था में व्यक्ति की मुख्य केंद्र, मतलब कि लॉक जो हैं वो व्यक्ति को मुख्य केंद्र मानते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर पूरी चीज़ें घूमती है, पूरी दुनिया घूमती है, क्योंकि व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से ही आपका कानून बनता है। ये इस प्रकार से मानते हैं कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, और बहुत से विचारक हैं जो अलग अलग सोच रखते हैं, वो बोलते हैं कि कानून सबसे ऊपर होता है, या फिर संविधान, या फिर ये सब चीज़ें ऊपर होती है, परंतु ये बोलते हैं कि व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ऊपर होता है। ऐसे उदारवादी विचारक बहुत सारे हैं, जैसे कि आप इसमें से पढ़ेंगे बर्कर जो हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप नाम लिख रखे हैं, आप ये पढ़ सकते हैं जिन्होंने उदारवादी के बारे में बताया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, जो अब मैंने हैश लगा रखे हैं, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। देखिए इस फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं, समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो संघर्ष होता है उसके बारे में ये बता रहे हैं। देखिए बोलते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है, राज्य क्यों बना है, बोलते हैं कि जो व्यक्ति के साथ व्यक्ति का संघर्ष होता है, जिसके एक इंसान दूसरे इंसान के साथ संघर्ष करता है, ठीक है, उससे आगे बढ़ना चाहता है, या कुछ ऐसा काम ना करे जो अच्छा ना हो और लोगों के लिए उचित ना हो, तो इसलिए राज्य का विकास हुआ है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उसके बारे में बताए थे, राज्य इसलिए बना है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोल रहे कि राज्य जो है वो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करता है, जैसे कि जीवन की रक्षा करता है ना, कि जो कानून है वो क्या करता है, जीवन की गारंटी, मतलब कि कानूनों की गारंटी देता है, जीवन की रक्षा करने की गारंटी, ये सब होती है। ठीक है, आगे देखिए इसी के ऊपर और क्या बता रखे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि इंसान के अंदर स्वार्थ होता है। ठीक है, वो अपनी चीज़ों को पूरी करने के लिए संघर्ष करता है, सामने वाले इंसान के साथ संघर्ष करता है, जलिस की भावना होती है ना, ये सब होते हैं, घृणा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। तो क्या होता है, इन सब चीज़ों को मतलब कि बैलेंस करने के लिए इसका विकास हुआ है। ठीक है, ताकि संघर्ष ना हो, इसलिए नियम कानून ये सब बने हैं, इन सब चीज़ों का इसलिए विकास हुआ है। इसलिए आपके मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक ज़रूरतें हैं, वो इसलिए हुई है, संस्थाओं का इसलिए जन्म हुआ है ताकि ये सब चीज़ें ना हो सके। ये इस वाले पैराग्राफ में बताए गए हैं। अब देखिए दूसरे वाले में क्या बताया कि उदारवादी लेखक राज्य को सार्वजनिक हितों की पूर्ति का साधन मानते हैं। देखिए जो उदारवादी लेखक हैं वो कहते हैं जो राज्य हैं वो एक सार्वजनिक हितों की पूर्ति करता है, मतलब सार्वजनिक जो सबके लिए सबके हितों की पूर्ति करता है, सार्वजनिक रूप से सबके हितों की पूर्ति करता है, इसलिए राज्य का विकास हुआ, या राज्य उसको साधन के रूप में मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि जो राज्य है वो एक विशिष्ट वर्ग की तो भलाई, मतलब जो राज्य है देखिए वो सब वर्गों की भलाई करता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ऊंचा हो, गरीब हो, जो भी हो, सबके ऊपर भलाई करता है। और दूसरे बोलते हैं कि जो शोषण है वो भी नहीं होने देता, क्योंकि शोषण भी होते थे कि एक वर्ग बहुत अमीर होते हैं, गरीब होते, दो जो बड़ा वर्ग होता है वो दूसरे पे शोषण करता है। ठीक है, तो जब अगर आपका राज्य होगा तो क्या होगा, इस पर थोड़ी रोक लगी जाएगी, है ना, ऐसा सब नहीं होगा।
तो ये सब इस चीज़ों में बता रहे हैं। और बोल रहे कि आपको सुरक्षा जो संरक्षण है वो प्रदान करता है, मतलब ये सब चीज़ें ही आपकी इसमें बता रहा है। और ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इसमें जो नोट्स है वो हैं आपके, तो आप इसको वैसे भी पढ़ के ईजिली समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके क्या बता रहे हैं। देखिए अब ये बता रहे हैं कि जो राजनीतिक के क्षेत्र में जो उत्तरदायी होते हैं और जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो रहे संस्थाओं का समर्थन। तो बोल रहे जो राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी जो होते हैं ना, उन्होंने इनका समर्थन किया है, किनका, संस्थाओं का समर्थन किया, प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। क्यों किया है ये, इसलिए कि बताते हैं कि देखिए इसलिए समर्थन करते संस्थाओं का, ये बोलते ये उस शासन को सबसे अच्छा मानते हैं जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ नहीं होती हैं। शक्तियाँ जो होती हैं वो लोगों के बीच में बटी हुई होती हैं। तो ये उस राज्य को समर्थन करते हैं या उस राजशक्ति को समर्थन करते हैं, उस राजशक्ति को समर्थन करते हैं कि एक व्यक्ति के या एक हाथ में किसी पूरी शक्ति या केंद्र शक्ति ना हो। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कुछ पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, उस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ सारे पॉइंट्स जो हैं। ये बोलते पहले पॉइंट बोल रहे कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या होते हैं, अब जिसकी राजनीतिक सत्ता पाने के लिए प्रतियोगिता करते हैं ना, खुलकर प्रतियोगिता करते हैं, एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं कि सत्ता उनके हाथ में आ जाए, इसलिए तो संगठन या दल जो है वो इसलिए बनते हैं, ये बता रहे हैं। दूसरे में कि देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए बोल रहे जो प्रतियोगिता होती है राजनीतिक में, तो ये जो दल होते हैं शांतिपूर्ण रूप से प्रतियोगिता करते हैं ताकि किसी भी चीज बल का उपयोग ना किया जाए, है ना, ये सब बातों के ऊपर ये बताते हैं। बोले उदारवादी राज्यों में क्या होता है, देखिए राजनीतिक एक ऐसा गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध होता है जो अपने देश के अंदर युद्ध होते हैं, अपने खुद के अंदर ही युद्ध होता है, गृह युद्ध। बोले ऐसा गृह युद्ध होता है जिसमें अहिंसा और मध्य संसाधनों से लड़ा जाता है, मतलब कि अहिंसा होती है, हिंसक नहीं होते, अहिंसा जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और ऐसे साधनों का यूज़ किया जाता है जो किसी को हानि ना पहुँचाए। ठीक है, ऐसे चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ना कि घातक चीज़ों का, ना कि क्रांति का, ना हिंसा का, ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता जो उदारवादी लोग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले कि अगर आपको ऊंचे पद पे जाना है तो यहाँ समय समय पे चुनाव होते रहते हैं और उसके लिए उसके लिए नियुक्तियाँ भी होती रहती हैं। फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या बताइए, थर्ड पॉइंट था जो ये बताया, फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या बता रहे हैं। बोले राजनीतिक पे गुटों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, आपको पता है ना, जो गुट बन जाते हैं, संगठन बन जाते हैं, इन्हों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है राजनीतिक के ऊपर। देखिए अब जो अगला पॉइंट है इसमें क्या बता रहे हैं, विविध स्वतंत्रताएं तथा जनसंपर्क संसाधनों पर सरकार के एकाधिकार का अभाव। ये बोलते कि उसका अभाव होता है, जो एकाधिकार है उसका अभाव होना चाहिए सरकार का। ठीक है, तो देखिए क्या बता रहे हैं कि जैसे उदारवादी लोग जो है वो ये मानते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तित्व स्वतंत्रता और आपकी आर्थिक स्वतंत्रता, ये जितनी भी आपकी स्वतंत्रता हैं, पारिवारिक जो स्वतंत्रता, ये सब पे ज़्यादा बल देते हैं, इस पे ज़्यादा वो दबाव देते हैं और ये चाहते हैं ये सब लोगों को मिलनी चाहिए। और जो आपकी जो सरकार है, जो शासन है, वो निरंकुश होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि निरंकुश नहीं होनी चाहिए, सॉरी ये बोले निरंकुश शासन के स्थान पर लोकतांत्रिक शासन होने। निरंकुश तो देखिए वो होते हैं जिन पे कोई भी अंकुश नहीं लगा होता, जिन पे कोई भी रोक टोक नहीं लगी होती, वो अपने आप से कुछ भी कर सकते हो, निरंकुश सरकार होती है। परंतु अंकुश सरकार वो होती है जिन पे प्रतिबंध लगा होता है, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती, जनता को लेके कार्य करती है, जनता के लिए कार्य करती है ना, तो उसको हम वैसे लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं। तो बोले लोकतांत्रिक के ऊपर ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और ये शांतिपूर्ण वाद विवादों को सॉल्व करना जानते हैं, ताकि समाधान जो हो शांतिपूर्ण तरीके से हो, वाद विवाद जो भी हो शांतिपूर्ण तरीके से हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, हिंसक ना हो, ये ऐसी चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो उदारवाद और धार्मिक सही गुण जो होते हैं, मतलब कि जो धार्मिक लोग होते हैं उन पे भी बल देते हैं। ठीक है, परंतु ये वैसे नहीं है कि धर्म के ऊपर ज़्यादा वो करते हैं, ये ठीक मतलब कि ज़्यादा कट्टरवादी ऐसे कुछ नहीं होते हैं ये। और बोले पारिवारिक स्वतंत्रता से अभिप्राय क्या है, जो घरेलू व्यवस्था से है, जिसकी पारिवारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि घर में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, घर में कोई बातचीत है, तो वो उस चीज़ की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकार या किसी को भी उसमें दखल अंदाजी देने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे कि विवाह, तलाक की स्वतंत्रता, बच्चे इच्छा अनुसार शिक्षा लेने की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, ये जब स्वतंत्रता इसने बताई है इन्हों में कि क्या क्या है। आगे हम पढ़ेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है, इसके बारे में हम और पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक बचा है आपका।
देखिए आप है ना, अगर आपको ये ज़्यादा लेंथी लग रहा हो उदारवादी के अंदर तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है या ये बहुत इजी भी है और आप इसको इसमें से कुछ कुछ लाइनें जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं, आप इसको हटा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लेंथी लग रहा हो। आगे देखिए आर्थिक उदारवाद के हैं वो पढ़ लेते हैं हम। देखिए बोले शुरू में जो उदारवादी हैं उन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप का समर्थन किया कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके जीवन में। परंतु आगे देखिए इन्होंने क्या किया। देखिए जो एडम स्मिथ है, जो आप बोल लीजिए इनको फादर ऑफ ये कहा जाता है इकोनॉमिक के हैं ये। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये शुरू में जो ये विचारक थे, 2-3 विचारक थे, इन्होंने बोला व्यक्ति जो है अपने अच्छे बुरे का समझ रखता है, अपने आप को उसको क्या अच्छा करना है क्या नहीं करना उस चीज़ की पूरी समझ है उसके बाद, तो उसको उसके आर्थिक रूप से उसको दखलंदाजी किसी भी प्रकार की नहीं देनी चाहिए, उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस या फिर उस दखलंदाजी हो गई या फिर रोक टोक किसी प्रकार की नहीं करनी चाहिए आर्थिक रूप से। परंतु बाद में देखिए क्या होता है, इसलिए आर्थिक स्वतंत्र रूप से उसको छोड़ देना चाहिए, आर्थिक स्वतंत्र होनी चाहिए। और ये बोल रहे हैं कि जो प्राकृतिक रूप से इंसान जो कार्य करते हैं, जिस लेवल पे वो कार्य कर रहा है वो उसको कर देना चाहिए, मतलब करते रहना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार का उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और ये बोल रहे जो आयात और जो निर्यात हम सामान आयात करते हैं निर्यात करते हैं तो उस पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, है ना, उचित प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मतलब ये बोलते हैं कि प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, सब ठीक है इंसान क्योंकि सही करता है जो भी करता है। आगे देखिए बोल रहे हस्तक्षेप, बोल रहे हस्तक्षेप की नीति से हुआ क्या। देखिए अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेगी अगर सरकार, ठीक है, तो क्या होगा, जो मजदूर है उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती जाएंगी, अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जाएगा। तो इसलिए बाद में क्या हुआ कि और जो विचारक आए उन्होंने बोला कि आर्थिक हस्तक्षेप ज़रूरी है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो तो ठीक है अपना विकास कर लेंगे, उनको पता है क्या करना, परंतु जो गरीब लोग हैं फिर उसका क्या होगा, ऐसे तो गरीब लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी तो उनकी मदद कर पाएगी, उनका विकास हो पाएगा, है ना। तो बहुत से अब जब उदारवादी और विचारक आए तो उन्होंने बोला कि हस्तक्षेप की जो नीति है वो सही नहीं है, हस्तक्षेप होना चाहिए आर्थिक हस्तक्षेप, क्योंकि सरकार अगर कुछ मतलब कि सपोर्ट कर पाएगी, उनका साथ दे पाएगी जो गरीब लोग हैं, जिससे कि बैलेंस बना रहेगा। तो यही देखिए आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। तो हमने इसमें यही जाना कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, उसकी व्याख्या क्या होती है, विचारकों ने क्या क्या कहा है उसमें, और बाकी हम देखें और हमने जो है वो ये जाना कि उदारवादी दृष्टिकोण क्या होता है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई हो, अगर आपको समझ आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये वीडियो है ये आपके पॉलिटिकल साइंस जो आपकी ऑनर्स है और BA प्रोग्राम है, दोनों का ही ये क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हैं इसको अपने असाइनमेंट में। थैंक यू।